क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़ रहा है? बड़े गंभीर आरोप मुख्यमंत्री और सरकार के ऊपर लगाने पड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आश्वासन और बहुत बड़े बड़े वादे मुझसे किए गए। आज तक संजय डोभाल ने इन 4 सालों में क्यों कभी ये आवाज नहीं उठाई? अब जब चुनाव आ गया तो अब बोलना पड़ रहा है। अभी तक उन्हें यही पता नहीं है कि सरकार को बने हुए कितना टाइम हुआ है, चौहान जी को किस बात पे प्रवक्ता बना रखा है। ये लगभग जो उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार हुआ है वो देश का, पंचायतों का गारंटी के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप दीपक बिजलवाण को लेकर के कहना चाह रहे हैं? अब जिससे भी ये समझने वाले को समझ जाना चाहिए और पार्टी को भी समझ जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन बिल्कुल फेल है। मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा के लिए साथ इतना सौतेला व्यवहार किया कि यमुनोत्री विधानसभा से एक भी व्यक्ति को अपनी पीड़ा बखान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं लाया गया। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तब की बात आप कर रहे हैं। कहावत है कि राजा सबका साजा। आप मेरी विधानसभा में पता कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। विकास रुके हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें इन्हीं लोगों का हाथ है जो ऊपर जो गॉडफादर हैं वो तो निर्दलीय नहीं है ना। विकास कार्य तो छोड़िए, पर्सनली भी हमें बहुत ज़्यादा कि कोई दिन ऐसा है जिस दिन प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है और वो सरकार की नाकामी पे हो रहा है। आपके प्रेस का ही कहना है कि ना मैं इधर हूँ ना उधर हूँ, तो फिर मेरा क्या है? ये क्या निर्दलीय ही लड़ेंगे या फिर कहीं कांग्रेस की तरफ नजरें हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। आज तहलका डिजिटल में हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी। संजय डोभाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तहलका डिजिटल का जी। संजय डोभाल जी, क्योंकि बातचीत हम करेंगे, सबसे पहले तो सवाल यही कि कल आपने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया देहरादून में। पूरी यमुनोत्री विधानसभा को आप देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए यहां पर के लेकर के आ गए। अब मुख्यमंत्री आवास घेराव जब आपने किया तो बड़ी संख्या में आपके साथ समर्थक कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहला सवाल तो इसमें यही बनता है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को, क्योंकि आप निर्दलीय जीते थे, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़ रहा है? बड़े गंभीर आरोप मुख्यमंत्री और सरकार के ऊपर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई निर्दलीय विधायक चुन करके आता है तो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ एक कोऑर्डिनेशन उसका रहता है। तो ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि आपको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पूरी यमुनोत्री से उठाकर देहरादून लाना पड़ा? देखिए, जो आपने एक शब्द बोला कोऑर्डिनेशन, मैंने भी पूरा प्रयास किया था पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोऑर्डिनेशन रहे, और मुझे आशा थी और उनके आश्वासन थे। समय समय पर मुझे बहुत आश्वासन मिले, और आश्वासन तब से मिले जब मैं निर्वाचित भी नहीं हुआ था। वो यमुनोत्री के जनमानस का आशीर्वाद था कि वहाँ के लोगों ने एक ऐसी हवा बनाई कि शुरू में ये हो गया था कि निर्दलीय संजय डोभाल ही जीतेंगे। तो मैं इन लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में चुनाव से पहले ही, रिजल्ट से पहले आ गया था। बहुत बड़े बड़े आश्वासन और बहुत बड़े बड़े वादे मुझसे किए गए, और मेरा प्रयास भी रहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज मेरे पे भाजपा के कुछ जिनका काम है यमुनोत्री में काम रोको, उनका एक ही काम है। उनका कहना है कि संजय डोभाल ने ये बोला था कि अगर मैं 5 मांगता हूँ तो 25 मांगता हूँ। तो ये उसी कोऑर्डिनेशन का फल था कि भाई हमें ये लगता था कि हम अगर थोड़ा तारीफ़ करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं तो उतना तो देंगे जितना और विधायकों को दे रहे हैं या अपने विधायकों को दे रहे हैं। और यकीन मानिए, लगभग 1 साल का तो मैं नहीं कहता, पर 2 साल, पिछले 2 सालों से जो यमुनोत्री का विकास रोका गया है उसी का प्रतिफल था कि पूरा यमुनोत्री का जनमानस कल मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए देहरादून उतर पड़ा। आपने कहा कि आपको जब चुनाव, क्योंकि आपका जो चुनाव था वो भी बड़ा रोचक हुआ था, निर्दलीय कैंडिडेट आप थे, उस समय दीपक बिजलवाण भी थे, बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, उन चारों में से आप जीत करके आ गए। अब आप कह रहे हैं कि उस समय चुनाव से पहले भी आपके संपर्क कहीं ना कहीं थे, मुख्यमंत्री से थे या बीजेपी से थे, और निर्दलियों में आमतौर पर ये चीजें देखने को भी मिलती हैं कि संपर्क होते हैं। उसके बाद आपने कहा कि कुछ साल तक ठीक चला कामकाज, आप कह रहे हैं कि कुछ साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक कामकाज ठीक चला,
लेकिन एक साल के बाद अचानक ऐसा क्या होगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि 5 मांगते हैं तो 25 देते हैं, ये मनवीर चौहान जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यमुनोत्री आपकी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी कल एक बयान दिया कि आज तक संजय डोभाल ने इन 4 सालों में क्यों कभी ये आवाज नहीं उठाई, अब जब चुनाव आ गया तो अब बोलना पड़ रहा है। देखिए, एक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि चौहान जी को किस बात पे प्रवक्ता बना रखा है। वो काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, जब से हम विरोध कर रहे हैं तब से एक चीज़ वो हमेशा बोल रहे हैं कि 4 साल 4 साल। अभी तक उन्हें यही पता नहीं है कि सरकार को बने हुए कितना टाइम हुआ है। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है तो उसे और चीज़ों का क्या पता होगा। उनका केवल हमारी विधानसभा के काम रोकने का एकमात्र लक्ष्य है, और यमुनोत्री के विकास में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वही व्यक्ति है। और चलिए, उन्हें लगता है कि यमुनोत्री का विकास रोक के उनके लिए वहाँ पे रास्ता बनेगा, तो ऐसा वो भूल जाए। मैं समय समय पर मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जितना मेरे ख्याल से मैं मिलता था अपनी हर समस्या के लिए, और मुझे हमेशा आश्वासन ही मिलते रहे हैं। और वो आश्वासन कभी भी केवल इतने में ही हुआ, कर रहे हैं, करेंगे, कर देंगे, वही मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, भाई इतनी बातों में रहे हैं। और इन चीज़ों पे मैं हमेशा खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा भी पूरा प्रयास था कि मैं निर्दलीय हूँ, तो सरकार से अगर मैं कोऑर्डिनेशन रखूँगा तो सरकार निश्चित ही मेरी सुनेगी। और जैसे आपने बोला कि मेरा पहले से ऐसा कुछ नहीं था। जो जैसी वहाँ का जैसे पोल हुआ उसके बाद सीधे सीधे सर्वे जैसे आते हैं, कहीं ना कहीं फिर संपर्क करने की कोशिश की जाती है। जैसे मुझसे मेरे ख्याल से पोलिंग के आसपास ही संपर्क हो गया था कि भाई आप हमारा साथ देंगे। और मैंने प्रयास भी किया था कि उस टाइम कि भाई चलो ठीक है, हमारी और लोगों से नाराज़गी भी थी। अच्छा, इस बाकी चीजों पर हम आए, जो आपने अभी आरोप लगाया कि शायद इस वजह से वहां पर काम रोके गए कि आपकी राजनीतिक जमीन को वहां पर खत्म करने की कोशिश की जाए और अपनी राजनीतिक जमीन को वहां पर बनाने की कोशिश की जाए, ये आपका सीधा सीधा आरोप है। अच्छा, बाकी चीजों पर, मुद्दों पर हम आए, उससे पहले आपके चुनाव पर आ जाते हैं। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें अचानक से संजय डोभाल आ जाते हैं, जनता उनको चुनाव लड़ाती है, जनता चुनाव जितवा भी देती है, उसके बारे में जरा बताइए किस तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ उस समय पर? अगर आप यमुनोत्री का हमारा पिछला वो देखेंगे, हमारा कोई भी ऐसा हफ्ता या 10 दिन में हमारा वहाँ पे हमारी मीटिंगें होती थी। मैं जिस भी पार्टी में उस टाइम था, और हमने एक यमुनोत्री में ही नहीं पूरे ज़िले में एक हवा बनाई थी कि ये सरकार कांग्रेस की आएगी। और कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि एक ऐसे भ्रष्टाचारी को, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ, मैं सदन से लेके और हमेशा अपने भाषणों में कहता आया हूँ कि ये लगभग जो उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार हुआ है वो देश का, पंचायतों का गारंटी के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसलिए उत्तरकाशी के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस को उस टाइम नकारा लोगों ने, क्योंकि जो देखिए, जनता कभी ये पसंद नहीं करती कि किसी भी भ्रष्टाचारी को कोई भी पार्टी सह दे। जी, आप दीपक बिजलवान को लेकर के कहना चाह रहे हैं? अब जिससे भी ये समझने वाले को समझ जाना चाहिए और पार्टी को भी समझ जाना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद फिर वहां पर, क्योंकि वो भी चुनाव लड़े और आपको वहां पर जनता ने समर्थन दिया, मैंडेट दिया, लगभग 46-47% मुझे पोल हुआ और 53-54% दोनों पार्टियों को हुआ। अच्छा, अब सवाल इस बात को लेकर के है कि विकास कार्य यमुनोत्री में उसके बाद किस तरीके से चले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2 साल से कोई भी आपके काम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो सड़कों का विकास हो या फिर रोजगार को लेकर के नई योजनाओं को चलाना हो। अभी आपदा हुई, आपदा को लेकर के आपने बड़े सवाल उठा दिए कि आपदा में कोई काम नहीं हुआ, जबकि सरकार और मुख्यमंत्री तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम ग्राउंड जीरो पर हैं, हर अधिकारी को निर्देश हैं। आप भी इसी को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि आपदा प्रबंधन का काम सही तरीके से नहीं। आपदा प्रबंधन बिल्कुल फेल है। मैं आपको इस साल की तो छोड़िए, मैं बोलता आया हूँ, अब यमुनोत्री धाम है हमारा, और वो हमारा धाम नहीं है, पूरे विश्व में जो हिंदू धर्म की आस्था है उसका धाम है। और आप ये देखिए, लगभग पिछले 15-16 महीने पहले वहाँ पे आपदा आती है और मंदिर को अस्तित्व को ही खतरे में आ जाता है, और उसके बावजूद भी आज तक भी
वहाँ पे कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए हैं। और उसके आप आलम ये देखिए कि जब उसी में इतने बड़े आस्था के मंदिर को ही सुरक्षा नहीं दी गई है आपदा में, इससे बड़ा विफलता और क्या है। और जो अभी हुए हैं रिसेंटली, उसमें देख लीजिए कि कहीं पे भी अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम ये बोलें कई के कई गांव खतरे की जद में हैं, जो पूरे गांव खिसक रहे हैं। और यमुनोत्री में इस बारी सबसे शुरुआती यमुनोत्री विधानसभा से आपदा की हुई थी। आज तो खैर पूरा प्रदेश ही आपदा की मार झेल रहा है। और उसके बावजूद इसमें सरकार के भी तो दावे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बढ़िया तरीके से आपदा प्रबंधन के काम कर रहे हैं। वो आप ग्राउंड जीरो में पता कर लीजिए, अगर सरकार कहीं पे आपदा प्रबंधन में कहीं पे भी अगर पास कोई भी मानेगा तो। और आप ये देख लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है केवल आपदा के ग्रसित लोगों से मिलने का, और मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा के लिए साथ इतना सौतेला व्यवहार किया कि यमुनोत्री विधानसभा से एक भी व्यक्ति को अपनी पीड़ा बखान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं लाया गया है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तब की बात आप कर रहे हैं। तो यमुनोत्री से कोई भी व्यक्ति नहीं नहीं था। तो ये से मैं सौतेला व्यवहार नहीं मानूंगा तो, और यमुनोत्री विधानसभा की अनदेखी नहीं मानूंगा तो क्या मानूंगा। कि चलिए राजनीति अपनी जगह है, पर ये चीज़ें तो राजनीति से इतर है ना। लोगों का दुख दर्द तो सबका बराबर है। और वो पूरे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसा नहीं है कि यमुनोत्री विधानसभा ने अगर ये गलती कर दी है कि एक निर्दलीय को विधायक बनाया है तो उसका खामियाजा तो कम से कम यमुनोत्री के लोगों को ना भुगतना पड़े। हमारे पहाड़ में है एक कहावत है कि राजा सबका साजा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के राजा हैं। सबके मुख्यमंत्री तो काम सबके लिए बराबर होने चाहिए। उमेश कुमार की अगर बात करें, बाकी जो दूसरे पार्टी विधायक थे, तो कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें नहीं जिस तरह की आपने लगाई है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस के भी कुछ विधायक हों, हालांकि वो विपक्ष मुख्य विपक्ष के रूप में हैं। लेकिन आप के ये आरोप इतने गंभीर क्यों? और वही जो मनवीर चौहान ने सवाल किया था कि अगर ऐसा था तो अब क्यों आप लगातार तेजी के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब अब लगभग 1.5 साल में चुनाव आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 1 साल लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं देखिए आप मेरी विधानसभा में पता कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर सच को सच और झूठ को झूठ। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल हमारे को उतना ही आशीर्वाद दिया जितना अन्य लोगों को दिया। और देखिए जब एक बार कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो फिर आदमी को आशा बनती है कि भाई जब एक बार, तो हमें ये लगा कि चलो हो सकता है बीच में कहीं पे ये हो गए होंगे, कहीं किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया होगा। मुझे लगता भी यही है कि जो ये कार्य हो विकास रुके हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें इन्हीं लोगों का हाथ है जो मुख्यमंत्री जी के आसपास हैं। और थोड़ा भाजपा की पीड़ा भी है कि वहाँ पे चाहे ब्लॉक प्रमुख मेरे जीतने के बाद भी ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय हैं, चेयरमैन निर्दलीय हैं, ज़्यादातर पंचायतों में निर्दलीय लोग हैं, तो थोड़ा पीड़ा बढ़ ही रही है वो जैसे जैसे है। तो अगर उनकी पीड़ा बढ़ रही है तो हमारे लिए उतना हमारा वो विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो फिर नेचुरल है कि हम तो बोलेंगे भाई हमारे यहाँ विकास नहीं होगा। हमें ऐसे कहीं पे बैठ के केवल बोलना तो है नहीं है कि जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि अभी सरकार बने हुए कितना टाइम हो गया है, राज्य बने हुए कितना टाइम हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं ये बोलूँ ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा बोलती है कि वो पूरे देश की भाई पूरे विश्व की पहले नंबर की पार्टी है, तो ऐसे लोगों के लिए वहीं पे जगह हो सकती है। अच्छा, एक सवाल मेरा यह है कि जैसा आपने खुद कहा अभी कि जब से आप वहां पर विधायक बने हैं, तो चाहे निकाय हो या फिर पंचायत हो, कहीं ना कहीं आपके ही लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पर है, लगातार निर्दलीय वहां पर। निकाय में भी हमने देखा आपके खुद भाई साहब भी वहां पर जीत करके आए, बाकी इस पंचायत ब्लॉक प्रमुख में हमारी बहन है सरोज पंवार, वो पिछली बार जनरल सीट पे वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख थी, इस बार महिला सीट पे वही ब्लॉक प्रमुख है दोबारा। और चिन्याली सौड़ में निर्दलीय जो ब्लॉक प्रमुख है वो टाई पे हारा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जहां पर, क्योंकि बीजेपी कहती है डबल इंजन ट्रिपल इंजन, तो आपके क्षेत्र में ये विधायक भी आप ही हैं, वहां पर आपके पालिकाओं में भी आपके लोग हैं, पंचायत में भी आपके लोग हैं,
तो ये तो एक तरीके से कहीं ना कहीं फायदे वाली बात होनी चाहिए थी यमुनोत्री विधानसभा के लोगों के लिए कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम अगर निर्दलियों का है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार निर्दलियों की नहीं है। आप ये देखिए, ऊपर जो गॉडफादर हैं वो तो निर्दलीय नहीं है ना उनकी सोच निर्दलीय है, ना मेरे को अब ये लगता है कि उनकी सोच को ऐसे बना लिया गया है कि निर्दलीय बिल्कुल वो है, अछूत है कि उनके साथ बिल्कुल कोई वो न संपर्क न रखा जाए। नहीं तो मेरा प्रयास लास्ट तक ये रहता है कि भाई जो काम प्यार से हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर इतना मुझे भी पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अगर आप खुद ही सोच लीजिए, क्या मैं अगर कार्य हो रहे होते आप वहाँ पे, ये तो विकास कार्य तो छोड़िए, पर्सनली भी हमें बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जाता है। और उसके बाद भी जब तक हमें कर रहे थे तब तक हमने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है राजनीति है, जिसको ऐसा पसंद है। पर जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे बदतमीजी होने लगी तो देखिए, अगर हम अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े नहीं होंगे और वो चीज़ें हम उनके लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर तो हमारा ये चाहे विधायक होना या नगर पालिका अध्यक्ष होना या ब्लॉक प्रमुख होना बेईमानी है। और फिर ऐसे, और ये हमारे आदर्शों के अनुकूल भी नहीं है कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े ना हों। अच्छा, क्योंकि आप विधायक भी हैं, उत्तराखंड में 70 विधायक हैं, उनमें से एक आप भी हैं। एक विधायक के तौर पर आप मुख्यमंत्री के सरकार के, मौजूदा सरकार के कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में अभी SSC पेपर का मामला चल रहा है, नया नया ताजा है। आपका भी प्रदर्शन था तो कल रात भर युवा भी वहां पर रहे। इससे पहले आपदा को लेकर के फिर सरकार UCC में दावा करती है, रोजगार देने का भी दावा करती है, कई तरह की उपलब्धि है जो सरकार अपनी तरफ से गिनाती है। लेकिन कानून व्यवस्था इसमें एक और नई चीज है जो आजकल शामिल हुई है। पंचायत चुनाव में देखा जिस तरीके से हुआ, तो सरकार के कामकाज को आप किस तरीके से तोलते मोलते हैं? इस पे अगर आप देहरादून के ही ये देख लीजिए कि कोई दिन ऐसा है जिस दिन प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है और वो सरकार की नाकामी पे हो रहा है। चलिए कल मेरा तो छोड़ दीजिए, पर और रोज ही हो रहे हैं ना। और कल सरकार ने 163 लगाने के बाद भी कोई प्रोटेस्ट नहीं रुका, तो लगा लीजिए कि ये सरकार को इसमें क्या अंक दिए जाएं। अगर सरकार कहीं पे भी अंक लायक होती तो ऐसी चीज़ें आज धरातल पे नहीं हो रही होती है। और कोई भी, ये पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी राज्य है, और लोगों को ऐसे फालतू आंदोलन करना वो भी नहीं है। यहाँ चीज़ें तभी, जो आजकल आंदोलन हो रहे हैं ये तभी होते हैं जब लोग बिल्कुल बहुत मजबूर हो जाते हैं कि चाहे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, नौकरशाही बिल्कुल बेलगाम है, कानून व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है, तो फिर आम जनमानस और युवाओं के पास और है क्या? वो केवल आंदोलन ही तो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें कोई अंक दिया जाए। मतलब आपका कहना है कामकाज ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कई विधायकों की शिकायत रहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी उनके फ़ोन नहीं उठाती है। अभी कुछ ने पत्र भी लिखे थे, अधिकारियों को लेकर के बड़ी शिकायतें रहती, चाहे वो सचिवालय में हो या फिर जिले में हो। तो आपकी इस तरह की कोई समस्याएं या फिर आपके साथ अधिकारियों की बातचीत? देखिए, मैं अभी तो नहीं कहता मैं, हाँ अभी भी कुछ अधिकारी हैं जिले में, ठीक है, पर जिससे पहले मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। लगभग 2 साल से, तब से 2 साल से उत्तरकाशी ज़िले में जो जिला स्तर में हमारे प्रस्ताव जाते हैं विकास के, एक भी प्रस्ताव को हमारी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। चाहे वो जिला योजना का हो, चाहे खनन न्यास का हो, या जैसे कहीं पे आपदा आई है और हमने बोल दिया कि यहाँ पे काम नहीं है, चाहे वो हो, चाहे वो कितना ज़रूरी है, चाहे राज्य सेक्टर से सोलर लाइट वगैरह लगती हैं, या कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में हमारी कोई सहमति नहीं ली गई है और हमारी सहमति के साथ कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें, तो जब भाजपा के इतने सीनियर आपके सामने मंत्री जी का ही उदाहरण है, तो जब मंत्रियों के और इनके नहीं उठाएंगे तो फिर मैं तो एक निर्दलीय विधायक हूँ। आपके प्रेस का ही कहना है कि ना मैं इधर हूँ ना उधर हूँ, तो फिर मेरा क्या है ना? आप लोग ही बोलते हैं निर्दलीय को, तो भाई हमारे साथ तो कोई ऐसा नहीं है। उमेश कुमार जी हैं,
उमेश कुमार जी का एक अपना बहुत बड़ा सेटअप है उनका, मैं ये बोलूँ कि उनकी मैं बराबरी करूँ तो ये कोई वो बाकी है आप निर्दलीय हैं लेकिन लगे हैं। लगे। अच्छा, क्योंकि आप निर्दलीय रहे और अभी आपके जो आरोप हैं सरकार के ऊपर बड़े गंभीर हैं, जैसा आपने बताया कि कामकाजों को वहां पर होने नहीं दिया जा रहा है। अब क्योंकि 5 साल में परीक्षा की घड़ी एक नेता की आती है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच में क्या कह करके आप जाएंगे? क्योंकि अगर वहां पर ये कहेंगे कि भाई निर्दलीय था, कामकाज नहीं हुए, तो जनता क्या कहेगी? तो जनता के बीच में क्या कहेंगे दोस्त? देखिए, आपको लग रहा है मुझे जनता के बीच में कुछ कहने की ज़रूरत है? कल आपने हमारी यमुनोत्री की जनता को देख लिया है। मैं फिर भी शांत था, पर हमारी यमुनोत्री की जनता कैसे आंदोलन में बिल्कुल गुस्से के साथ वहाँ पे धरना कर रही थी। तो आप खुद ही समझ जाएं, उन्हें पता है अपने विधायक की पीड़ा, अपने भाई की, अपने बेटे की पीड़ा, कि अगर ये इनसे संभव हुआ होता तो उन लोगों का कहना है कि उनका भी कहना है हमारी यमुनोत्री के जनमानस का कि आप इनके लिए चुप मत रहो। उन्होंने मुझे बहुत पहले भी समझाया था कि ये लोग काम नहीं करेंगे, आप इनके साथ मत रहो। फिर भी मैं ही समझाता रहा कि यार रुको, क्या पता होगा होगा होगा। देखिए, क्योंकि ये एक राजनीति में जो भी सत्ता में होगा, कोई भी निर्दलीय होगा, तो वो चाहता है कि सरकार की तरफ रहूं, तो भाई आगे के लिए थोड़ा पहले भी देखने को मिला, हमेशा से ही है ये। तो मैं भी कोई दूसरी दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी इसी दुनिया का हूँ, तो मेरी भी वही सोच थी। बस उस सोच को या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सही नहीं लगी, या जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको सही नहीं लगी, इस वजह से वो काम सारे उनके पड़े हैं। अच्छा, क्या क्या विजन था आपका? क्योंकि जब आप चुनाव जीते, यमुनोत्री के लिए कुछ सपना रहा होगा कि ये काम करूंगा, वो काम पूरे नहीं हो पाए, बड़े बड़े काम। देखिए, क्योंकि जो हमारी विधानसभा है वहाँ ऐसे तो कोई रोज़गार, हम फैक्ट्री नहीं खुलवा, ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। तो वहाँ पे हमारा ये था कि हम स्वरोज़गार को बढ़ावा देंगे, और वो जैसे मेनली क्या है, या तो पर्यटन से हो सकता है, या कृषि बागवानी से हो सकता है। ये पर्यटन में भी वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे हमारे चिन्याली में हमने सोचा था कि हम वो झील का सौंदर्यकरण करेंगे, उसमें नौकायन वगैरह ये चीज़ें। पर जब यहाँ छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, तो इतने बड़े बड़े तो योजनाएं कहाँ से होंगी। कृषि बागवानी के लिए भी हमारा प्रयास रहता है, तो उसमें भी हमारे हिस्से तो क्या आना है। वैसी जब वही नहीं हो रहा है, कुछ भी है, जैसे आप बोल रहे, हमारे में एक वाक़या आपको वन विभाग का बताता हूँ कि जब से मैं विधायक बना हूँ, तो इनकी वो रहती है कि हमें वो लेनी है, जैसे हमें पेड़ वेड़ या पेड़ वो फ्री ग्रांट वगैरह या वन विभाग से, वो अभी तक 3 सालों से वन विभाग ने अब जाके बोल रहे हैं कि हो रहा है। नहीं तो उनका भी ये था कि मैंने जबकि 1 साल 1.5 साल पहले सत्र में भी उठाया था, उसके बावजूद भी अभी भी ये क्लियर नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है। कि वो रोज़ वहाँ भी यही था कि पहले 1 मंथ फिर 1 वीक ऐसे ही चलता रहा, और वो मतलब साल 1.5 साल चलता ही रहा। तो ये अगर परेशान नहीं किया जा रहा तो फिर क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको चारों तरफ से एक तो परेशान किया जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को भी परेशान किया जा रहा है, और इसके पीछे आप वजह ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह ये है कि लगातार निर्दलीय आपके क्षेत्र में जो पंचायत से लेकर के निकाय तक जीतते हुए आए हैं, और आपकी राजनीतिक जमीन को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, क्योंकि आप विधायक हैं और उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र अभी काफी सुर्खियों में रहा, जो गैरसैंण में हुआ था, एक विधायक के तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि विधानसभा होती है, 4 दिन का सत्र बुलाते हैं, गैरसैंण में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाते हैं और 1.5 दिन में खत्म हो जाता है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? सत्र लंबा हो, गैरसैंण में हो, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं गैरसैंण को लेकर के, और वहां जो 70 विधायक बैठते हैं वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं का काम होता है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मेरा क्योंकि गैरसैंण हमारा एक भावनात्मक मुद्दा है, और हर पहाड़ी ये चाहता है कि गैरसैंण में राजधानी हो, उनमें मेरी भी कोई अलग राय नहीं है। पर मेरा अपना ये मानना है कि जब तक वहाँ पे पूरा सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो, अभी केवल हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बड़े बड़े अधिकारियों के लिए या विधायकों के लिए। और मुझे जो मेरा अपना, मैं इतना समझ पाया हूँ इस 3-3.5 सालों में, कि वहाँ पे जो हमारे छोटे कर्मचारी या पुलिस के लोग या जाते हैं,
उनके जो हाल मैंने वहाँ पे देखे हैं, और अगर इसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पे करते हैं तो कम से कम 1.5 दिन तो नहीं, पहले तो पूरे 10 दिन होना चाहिए। वैसे तो उत्तराखंड की ये विडम्बना है, या हो सकता है हमारे टाइम हो रहा हो 3.5 सालों से। मेरे ख्याल से अभी तक 3.5 सालों में 20-22 दिन ही चला होगा। तो कहाँ से विधायक अपने मुद्दे अपनी उठाएंगे? तो ये है कि अगर 1.5 दिन में ख़त्म करना है तो फिर ये ड्रामा क्यों, है ना। और अगर भाई एक बारी यहाँ से लगभग मेरे लगता है कि हज़ारों गाड़ियाँ केवल सरकार के लिए, जो और लोग जाते हैं वो अलग है ना। पर अगर देहरादून में 1 करोड़ खर्चा आता होगा तो वहाँ मेरे को लग रहा है 100 करोड़ आता होगा, इतना अंतर आता होगा। हाँ, तो फिर अगर तो ये तो फिजूल खर्ची है, और ये फिजूल खर्ची भी हमारे इस छोटे से राज्य पे ही भारी पड़ेगी। बिल्कुल। अब क्योंकि सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि एक तो सरकार को लेकर के आप खुश नहीं हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने आपके क्षेत्र में काम नहीं कराया है। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, और यहाँ से दीपक बिजलवाण बीजेपी में अभी कुछ पंचायत चुनाव के दौरान शामिल हुए थे। तो संजय डोभाल का क्या प्लान है 27 के लिए? क्या निर्दलीय ही लड़ेंगे या फिर कहीं कांग्रेस की तरफ नजरें हैं? नहीं, देखिए, मैं जब 22 में भी मैं यहाँ से जब मेरा टिकट कटा था तो मैं यहाँ से सिर्फ ये कह के गया था कि भाई जो वहाँ की पब्लिक बोलेगी, पब्लिक अगर हमारा यमुनोत्री का जनमानस बोलेगा कि आप चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय, और वो मना करेंगे। और मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, अगर हमारा यमुनोत्री का जनमानस, जिन्होंने मुझे देखिए निर्दलीय एक अनाथी है, और वो अभी साबित भी हो रहा है। तो सेम वोटिंग के टाइम पे भी ये है ना कि कोई लोग मोदी जी के नाम पे मांगेंगे, कोई राहुल गांधी जी के नाम पे मांगेंगे। हमारे को तो सेम है कि बिल्कुल उससे जीरो से ही शुरू करना होता है। तो जब उन्होंने मुझे उस टाइम इतना प्यार और आशीर्वाद और साहस भी दिया साथ में, और मतलब मैं कह नहीं सकता उस समय का कि लोगों ने कितना प्यार मुझे दिया। तो और आज मैं अपने आप ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं इस पार्टी से लड़ूंगा या ऐसे करूंगा। मैं आज भी जो मेरे यमुनोत्री का जनमानस बोलेगा मैं बिल्कुल उनके हिसाब से चलूँगा। आपने कल भी देखा होगा कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि संजय डोभाल विधायक है तो यही है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, वो हर व्यक्ति को पता है कि जितना जो मैं भी जो बोलूँगा वही संजय डोभाल के लिए सिरोधार्य होगा। तो जो यमुनोत्री का जनमानस तय करेगा उस तरफ ही संजय डोभाल का रुख। जो यमुनोत्री के लोग कहेंगे, जो आपकी टीम समर्थक कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि कांग्रेस से लड़िए तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं है, जो वो लोग बोलेंगे। और वैसे वो वहाँ पे ये भी एक वो है कि निर्दलियों को ही पसंद करते हैं वहाँ पे। वो अभी भी बोलते हैं काम हो ना हो भाई। यमुनोत्री का एक रिकॉर्ड भी रहा है इस तरीके का। तो आपके क्षेत्र में काम नहीं है, लेकिन अब 27 में तैयारी आपकी पूरी, आपको पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने आप पर पिछली बार भरोसा जताया वही आप पर भरोसा जताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय डोभाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, और इसका सीधा आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर एक तरीके से लगाया है कि किस तरीके से वहां पर काम नहीं हो रहे हैं। एक निर्दलीय विधायक होने का ही क्या ये नतीजा है कि काम नहीं हो रहे हैं। साथ ही 2027 में क्या प्लानिंग रहने वाली है वो भी आपने सुनी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।